हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि BA प्रोग्राम सेकंड और फर्स्ट ईयर, BCom सेकंड और फर्स्ट ईयर और BA पॉलिटिकल ऑनर्स सेकंड और फर्स्ट ईयर, मोस्टली इन सब की क्लासेस कंप्लीट हैं, थोड़ी थोड़ी सी बच रही हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनके पास दो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं। एक है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसे UPT बोलते हैं, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र। और इसकी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को आप जानते हैं, इसकी फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है सेकेंड यूनिट, सरकार के अंग। सरकार के अंग को 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज की वीडियो में हम विधायिका पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट। देखो, मतलब जब यहाँ पर बात हो रही है ना संसद की, तो मैंने आपको पीछे से सब बता दिया कि इसको बनाया कैसे गया, क्या हुआ था, क्या क्या इसमें प्रस्ताव रखे गए थे, क्या नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे से बताई हैं। तो संसद का जो महत्वपूर्ण काम जो है, इम्पॉर्टेंट काम जो है, वो है कार्य बनाना। ठीक है, मतलब कार्य करना, कार्य बनाना। आप बोलेंगे मैम कार्य बनाना क्या? कार्य बनाने से मतलब है कानून बनाना। आप कार्य बनाना भी लिख सकते हो, इसका मतलब ही कानून बनाना होता है, एक बुक के लैंग्वेज के बेस पे। तो आप इसको मतलब कार्य कानून बनाना भी लिख सकते हो, कार्य बनाना भी, कानून बनाना भी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। विधान संबंधी जो सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद में सामने आने चाहिए। हर एक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन से अभिप्राय होता है कि विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव, जिसके पास होने पर विधेयक पेश किया जाता है और विधेयक के पास किया जाना चाहिए, जो कि पहले ही गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। दूसरा वाचन में विधायिका के जो सिद्धांत है और उसके उपबंधों पर समान रूप से चर्चा की जाती है। और तीसरे वाचन में इस प्रस्ताव की चर्चा होती है कि विधेयक को पास किया जाए। ठीक है, ये 3 वाचन होते हैं, जिसमें पहले तो उस पर बातचीत होती है, फिर उसको एक तरीके से रख रखाव रखा जाता है, फाइनल किया जाता है, फिर लास्ट में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अब इसके साथ साथ विधायकों का वर्गीकरण किया गया है। विधायकों को दो तरीके से बांटा गया है: धन विधायक और साधारण विधायक। धन विधायक पहले हम देखते हैं। देखो, धन विधायक देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 प्रकार के विधायक होते हैं: सरकारी विधायक और सरकारी गैर सरकारी विधायक। ये वर्गीकरण इस बात पर आधारित होता है कि उन्हें किसी मंत्री ने पेश किया है या फिर किसी गैर सरकारी सदस्य ने, किसी गवर्नमेंट के अधिकारी ने पेश किया है, या फिर किसी प्राइवेट अधिकारी ने इस विधेयक को पेश किया है, चाहे वो धन विधायक हो या साधारण विधायक हो। ठीक है। सरकारी विधायक 2 प्रकार के होते हैं: धन विधायक और साधारण विधायक। धन विधायक के कुछ विशेष पहलू होते हैं, उन्हें निर्माण की प्रक्रिया साधारण विधायकों के निर्माण की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग होती है। जो धन विधायक होते हैं, उनका निर्माण की, उनका जो उनको बनाया जाता है, उनकी मेकिंग होती है, वो बिल्कुल साधारण विधायक से बिल्कुल अलग होती है। दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धन विधायक। मनी बिल। देखो, साधारण जो आय व्यय से संबंधित सभी धन वो विधायक होते हैं, उन्हें धन विधायक कहते हैं। आय से, इनकम से रिलेटेड जो भी विधायक किए जाते हैं वो धन विधायक कहलाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधायक की परिभाषा दी गई है, ये आप याद रखिएगा। 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार अगर किसी विधेयक में निम्नलिखित विषय, जो निम्नलिखित विषय मैं आपको ही बताऊंगी, पहले सुन लीजिए, निम्नलिखित विषयों में से और किसी भी संबंध रखने वाले उपबंध हो तो वो धन या फिर वित्तीय विधायक कहलाएंगे। अब वो निम्नलिखित विषय क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। किसी कर का आरोपण,
परिहार या परिवर्तन या विनिमयन जो होता है और जैसे भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या फिर कोई प्रत्याभूति देने या फिर विनिमयन करने भारत सरकार के लिए गए और लिए जाने वाले कोई वित्तीय आधारों से संबंधित विधि का संशोधन करने। ठीक है, इन चीज़ों पर इस चीज़ को भी धन विधेयक के रूप में माना जाता है। भारत की संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि की जो अभिरक्षा है, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से मतलब धन निकालना, इस चीज़ को भी धन विधेयक के रूप में देखा जाता है। और भारत की संचित निधि में धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय घोषित करना या ऐसी किसी व्यय की राशि को मतलब एक तरीके से बढ़ाना। कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि जुर्माना या फिर कोई भी अर्थदंडों पर आरोपण किया जाए या फिर कोई भी चीज़ पर मतलब उसकी जो फीस है या फिर उसकी अभियाचना है उसको बंद करा दिया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ इस संबंध में जैसे कि कोई भी प्रश्न बढ़ जाता है, उत्पन्न हो जाता है या फिर निकल जाता है, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उससे संबंधित प्रश्न जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही सॉल्व करते हैं। जब अध्यक्ष किसी विधेयक के बारे में निर्णय दे दे कि वो धन विधेयक है या नहीं है, तो वो उस पर एक प्रमाण पत्र देते हैं, वो जो विधेयक के बेस पर देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और लोकसभा द्वारा पास किए जाने के बाद ही ये राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा से ये अपेक्षा की जाती है कि 14 दिन के अंदर अंदर इसको पास किया जाए, इस पर बातचीत करके इसको आगे बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ मतलब अपनी सिफारिश को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें अस्वीकार भी कर सकते हैं। कौन? राज्यसभा। वो उन पर डिपेंड करता है कि अगर लोकसभा ने हमें ये भेज दिया और 14 दिन के अंदर अंदर हमें ना मतलब राज्यसभा को ना जवाब देना है कि हम लोगों को ये स्वीकार है या नहीं है। ठीक है, तो इस बेस पर वो 14 दिन में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, तो राज्यसभा जिन संशोधनों की सिफारिश करती है उन्हें लोकसभा ने स्वीकार किया होता है। उनके सहित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाता है कि लोकसभा ने भेजा तो राज्यसभा ने मान लिया। और राज्यसभा ने, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि स्टूडेंट्स देखिए, अगर राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसको अस्वीकार नहीं करती है, तो लोकसभा से उसको दोबारा अच्छे से पढ़ने के बाद दोबारा वहाँ पर भेजा जाता है कि आप एक और बार इसको देखो, उसमें या तो इतने से या फिर थोड़े से ज़्यादा चेंजेस करके उसको भेज दिया जाता है क्योंकि उसको पास ही करवाना होता है। तो मेनली इन दो सदनों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लोकसभा की और राज्यसभा की। लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लेते हैं, तो राज्यसभा जिन संशोधनों की सिफारिश करते हैं वो लोकसभा स्वीकार करते हैं। ये बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। उसके साथ साथ उनके सहित जो विधेयक हो वो दोनों सदनों द्वारा पारित किए मान लिए जाते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं कर सकती है। तो ये मान लिया जाता है कि संसद के दोनों सदनों ने उस विधेयक को उस रूप में पास किया है जिस रूप में लोकसभा के पूर्व में पास किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से जो दोनों सदन हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर लोकसभा पास करके भेजती है तो राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर अस्वीकार कर देती है, तो वो लोकसभा को वापस भेज दिया जाता है। लोकसभा को वापस भेजने के बाद वो उसको दोबारा पढ़कर समझकर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके वो दोबारा भेजते हैं। तो राज्यसभा से सिफारिश की जाती है कि आप इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि लोकसभा ने इसको पास कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा दो मेन सदन रखे जाते हैं संसद में। ठीक है, उसके बाद आता है साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। देखो, ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि मंत्री या फिर संसद के जो निजी सदस्य होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में रखे जाते हैं और इन विधेयकों को पारित करने के लिए अलग अलग चरण दिए जाते हैं। मतलब ऑर्डिनरी जो बिल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, तब जाकर इसको पास किया जाएगा। प्रथम वाचन, देखो वाचन के बेस पे मैं आपको बताती हूँ। प्रथम वाचन ये बोलता है कि जिस दिन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाना हो उससे लगभग एक
सप्ताह पहले, एक हफ्ते पहले विधि का जो मंत्रालय है उसे विधेयक की 2 प्रमाणित प्रतियां समाप्त हो जाती हैं। किसी भी विधेयक के प्रभारी सदस्य की जो प्रार्थना है उस पर अध्यक्ष ये आदेश दे सकता है कि उस विधेयक को गजट में प्रकाशित कर दिया जाए। जो मंत्री कोई विधेयक स्थापित करना चाहता हो उसे विधेयक की स्थापना के लिए अनुमति मांगने की प्रस्तावना के लिए एक मतलब प्रस्ताव देना पड़ता है, जस्ट लाइक एक एप्लीकेशन लिखकर देनी पड़ती है। और विधेयक के जो स्थापना के लिए नीति एक मतलब डेट तय की जाती है, वो अध्यक्ष को भी और मंत्री को बुलाकर ही तय की जाती है। और विधेयक को स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव फिर रखा जाता है, उनकी मर्जी से ही वो डेट फिक्स की जाती है और उसके बाद उसको प्रस्ताव को रखा जाता है। जब अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता है तो प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तब मंत्री विधेयक स्थापित कर देता है। और विधेयक को एक पुनर्स्थापित करने के लिए मतलब दोबारा से उसको आगे बढ़ाने के लिए बताने के लिए उसकी अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने वाले सदस्य और उसका विरोध करने वाले सदस्य के ऊपर भाषण भी करवा सकता है। उस पर मतलब एक तरीके से सामने बिल्कुल उसको टोक भी सकता है, रोक भी सकता है। ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है। परंपरा ये है कि एक तरीके से विधायक के जो पुनर्स्थापित करने का विरोध बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और इस प्रकार विधेयक को पुनर्स्थापित ही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है कि एक बार आ चुका तो उसको पुनर्स्थापित कर लिया तो इसको प्रथम वाचन में ही सेट किया जाता है। ठीक है, उसके साथ सेकंड जो वाचन द्वितीय वाचन दिया गया है वो ये है कि किसी विधेयक की पुनर्स्थापना पूरी हो चुकी हो और उस विधेयक की प्रतियां सदन के सदस्यों में बांट दी जाती हैं, उसे दूसरे वाचन में गिना जाता है जब उसका सारा हो चुका फाइनल। एग्जाम्पल मैंने एक तरीके से अब आप लोगों का मैं टेस्ट ले रही हूँ और मैंने क्वेश्चन पेपर बना लिया है पूरा। मैंने प्रथम वाचन में उसको बैठ के लिखा, पूरा अच्छे से देखा कि बच्चों से क्या क्या पूछना है, कैसे घूमे हुए क्वेश्चंस पूछने हैं। और सेकंड चरण में वो जो सेकंड वाचन आया है उसमें मैंने आप लोगों को दे दिया, उसको आराम से मैंने अच्छे से स्वीकार करा, उसको अच्छे से देखा, अपने सीनियर टीचर्स से भी चेक करवाया कि हाँ ये मेरा जो बच्चा है, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड जो वाचन आया, द्वितीय वाचन, मैंने उसमें आपको इसको दे दिया सबकी अनुमति और सहमति के साथ। उसके साथ साथ ये जो साधारण विधेयक है उसकी पुनर्स्थापना द्वितीय वाचन के बीच में एक तरीके से मतलब अंतर रखा गया है कि द्वितीय वाचन और जो पहला वाचन है उसमें क्या अंतर रखा गया है कि अगर यदि अध्यक्ष विधेयक को महत्वपूर्ण समझे तो उस विधेयक के दूसरे वाचन की तुरंत आज्ञा दे देता है। मतलब यहाँ पर अभी भी पहले वाले वाचन की बात हो रही है कि वो पास भी हो चुका है लेकिन उसको तब भी अध्यक्ष को वो सही नहीं लग रहा है तो उसको आगे बढ़ाने की अनुमति वो नहीं दे सकता है, आज्ञा नहीं दे सकता है। उस समय विधेयक का प्रस्ताव निम्नलिखित प्रस्तावों पर रखा गया था कि विधेयक का तुरंत वाचन किया जाए या विधेयक समिति के पास भेजा जाए या फिर विधेयक पर जनमत जानने के लिए उसे प्रसारित भी किया जाए। अब मैंने आपको यहाँ बता दिया कि मैंने क्वेश्चन पेपर रेडी कर लिया है, सब लोगों ने उसको चेक कर लिया है, लेकिन हमारे सीनियर्स के भी जो सीनियर्स हैं वो लोग अगर उसको पेपर को चेक करें और वो वहाँ पर रोक सकते हैं, वो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो वहाँ पर सब कुछ चेक होने के बाद भी आज्ञा दे सकते हैं कि ये पेपर आगे नहीं जाएगा। वैसे ही अध्यक्ष सब चीज़ चेक करने के बाद ये आज्ञा दे सकता है कि ये चीज़ आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो द्वितीय वाचन बनेगा ही नहीं। उसके बीच में एक समिति स्तर आता है। समिति स्तर ये सदन की जो एक तरीके से विधेयक होती है उसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और तो विधेयक पर एक समिति नियुक्त की जाती है। एक जो समिति होती है, कमेटी होती है, वो बना दी जाती है और कमेटी के सदस्यों के नाम पर प्रस्ताव में ही निश्चित एक मतलब कर दिया जाता है कि जो समिति में कमेटी में बैठे हुए हैं उन लोगों की ही सहमति के साथ उस प्रस्ताव को, उस प्रपोजल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं स्टूडेंट्स की पहले से कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उस एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाना, तो कोशिश की जाती है छोटी छोटी कमेटीज़ रखी जाएँ जिसमें उस प्रस्ताव को, उस प्रपोजल को आगे बढ़ा दिया जाए। इस समिति में बिल का प्रस्ताव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है
और समिति का स्थापना संसद के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर फिर दोबारा अध्यक्ष आ गया है, जब अध्यक्ष ने द्वितीय वाचन तक उसको नहीं पहुँचने दिया, कि जब पहले वाचन में सब कुछ हो गया, अनुमति हो गई, सब ने दोनों सदन से पास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अध्यक्ष की मर्जी नहीं हुई है तो वो आगे नहीं बढ़ा है। सेम यहाँ पर ही अध्यक्ष की मर्जी होती है कमेटी में भी। और फिर ये होता है कि जब समिति जो है वो बिल की प्रत्येक हर एक धारा पर विचार नहीं करती है, वो उसको आगे नहीं बढ़ाती है, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट्स कि अगर एक इतना सा भी जो हमारा राइट है वो ऊपर नीचे हो गया तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत मान लिया जाएगा, या फिर उससे हो सकता है कि किसी मुजरिम को छूट मिल सके। तो इस वजह से उसके ऊपर इतनी बात की जाती है, सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद तृतीय वाचन ये बोलता है कि ये विधेयक की एक संसद में अंतिम अवस्था होती है, तृतीय वाचन, और इस अवस्था में विधेयक के सामने सिद्धांतों पर बहस होती है और भाषा की अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ संशोधन रखे जाते हैं। इसके बाद सारे विधेयक पर मतदान होता है और इस अवस्था में विधेयक स्वीकार नहीं किए जाते हैं। मतलब एक तरीके से यहाँ पर भी स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बहस हो चुकी है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर भी कभी किसी का कुछ मतलब अपने विचार होते हैं, कभी कुछ होते हैं, तो तृतीय वाचन तक पहुंचकर भी उसको नहीं स्वीकार किया जाता, तो वो दोबारा लोकसभा के पास जाता है। फिर वही प्रोसेस चलता है, वो उसको स्वीकार करके मतलब पास करके राज्यसभा के पास भेजते हैं, फिर राज्यसभा उसको आगे भेजती है, फिर करती है, तो वो सारा प्रोसेस दोबारा चलने लगता है। अब बात आती है आपका जो धन विधेयक था, वो मैंने आपको पीछे बता दिया, लेकिन एक मतलब एक तौर पे मैंने यहाँ पर एक तरीके से लगा दिया कि आप लोगों को ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने बोला था मुझे ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने इसको आगे लिख कर लगा दिया है। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब मैं आपको पीछे धन विधेयक पढ़ा रही हूँ तो आप इसको तभी ऐड करो। ठीक है, इसको मैंने अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आय व्यय से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी विधेयक में निम्न विषयों में से अथवा किसी से संबंधित रखने वाले उपबंध हो तो वे धन अथवा वित्तीय विधेयक कहलाएंगे। और जो वित्तीय विधेयक कहलाएंगे वो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आपको इसको लिखकर दे दिया। और आपका साधारण विधेयक का ये मैं एक तरीके से आपको अगेन रिवाइज करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। ये प्रथम वाचन, दूसरा वाचन, तृतीय वाचन जो मैंने आपको अभी बताया है पूरा कि हाँ पहले लोकसभा भेजता है, फिर राज्यसभा, फिर वो दोबारा राज्यसभा लोकसभा को भेज देती है, फिर ऐसे कर करके समिति स्तर बैठती है, तृतीय वाचन आता है। ये सारी चीज़ें भी इसमें आराम से आपको लिखनी है। उसके बाद है संसद की बदलती भूमिका। संसद की बदलती भूमिका, चेंजिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट में क्या बताया गया है कि राजनीति को नकारा नहीं जा सकता है कि वास्तव में देश के शासन और नीति के आधारभूत निर्णय संसद नहीं लेती है, बल्कि निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही लेते हैं। ठीक है, ये दोनों ही लेते हैं। उनके निर्णय की संरचना में संसद ने कहीं ज़्यादा हिस्सेदारी ली है कि मतलब हाँ एक तरीके से अगर मैं डिसीजंस ले रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी ली है। मेरे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं जो निर्णय ले रही हूँ, डिसीजंस ले रही हूँ, उसमें वो थोड़े इम्प्रूवमेंट कर सके या मेरा साथ दे सकें उसको आगे बढ़ाने में। सेम यहाँ पर यही वाली बात है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही निर्णय लेता है, लेकिन संसद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका क्यों रखती है इन दोनों के साथ, क्योंकि इनका काम सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ मंत्रिपरिषद के सदस्य और उनमें भी जो अधिक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो तथ्यों और आंकड़ों में विश्लेषण करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मंत्रिपरिषद के साथ ऐड की जाती हैं। और आज संसद की भूमिका इतनी है कि वो शासन से जानकारी मांगे और प्रश्नों से हर चीज़ जाहिर करे। पहले ये रहता था कि आप जानते हैं आज़ादी के बाद सदस्य कम थे और इतने मतलब फिर भी उन कम सदस्यों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और साथ में उस चीज़ को आगे बढ़ाया, संसद बनाई, बहुत सारे विधेयकों पर और कानूनों पर संशोधन किया गया, सब चीज़ें की गई। लेकिन अब इसमें इतनी ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट हो चुकी है कि हर सदस्य का प्रश्न अलग अलग होता है, जिससे उनको अपनी एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। उसके साथ साथ संसद कानून बनाती है, बल्कि प्रस्तुत जो विधेयक है वो कुछ परिवर्तनों के साथ ही पारित करती है।
इसी प्रकार संसद नीतियां नहीं बनाती है बल्कि शासन द्वारा निर्मित नीतियों की समीक्षा करती है। यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा स्टूडेंट्स। उसके साथ आज के जो संसद के लिए ये बात समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, तो उनकी भूमिका सरकार को ही सही दिशा में प्रभावित करने में है। शासन की जांच पड़ताल और उसके मूल्यांकन, जो उसका इवेल्युएशन है, उसमें है। और अपने क्षेत्र है, उनका एरिया है, स्टेट है, उनकी कंट्री है, उसके किसी भी भाग को, समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को संसद के समक्ष रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ एक समय था स्टूडेंट्स जब संसद घोटालों का खुलासा करते थे और समाचार माध्यम उनके पीछे चलते थे। प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नायर, इनका नाम याद रखिएगा, कुलदीप नायर ने अपने एक बहुचर्चित लेख में संसद के गिरते हुए स्तर पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि मतलब पिछले 10-15 वर्षों से संसद के स्तर में तेजी गिरावट आ रही है और 1971 से 1980 तक के चुनावों में फलस्वरूप समाज के जो कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो संसद में पहुंच गए हैं, जो अपराध करते हैं या जो भी गलत काम से रिलेटेड हैं आपस में, ये संसद में पहुंच गए हैं। और 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो थी उसने अपने अनेक आपराधिक किस्म के लोगों का प्रत्याशी भी बनाया था। इसका नतीजा ये निकला था कि संसद हाथ उठाने वालों का सदन नहीं रह गया था, बस एक तरीके से गोलियां चलाने वालों का। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको एक तरीके से मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो पहले मतलब एक तरीके से एक सीधे तौर पर हाथ उठाकर बात करना, अपने प्रश्नों को सामने रखना नहीं था। सीधा गोलियों चलाने वाली बात यहाँ पर ये इसलिए बोली गई है कि धमका दिया जाता था कि आप हमारी बात मानो ही मानो वरना हम आपको मार देंगे। यहाँ पर कुलदीप नायर ने ये वाली बात बोली है। उसके बाद बात आती है संसद के सदन की अवधि। संसद के सदन की अवधि राज्यसभा का विघटन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और वो स्थायी निकाय के उनके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष निर्मित हो जाते हैं। ये संसद द्वारा इस एक निर्मित बनाए गए उपबंधों के अनुसार होता है और इसका अर्थ ये होता है कि हर दूसरे वर्ष के प्रारंभ पर राज्यसभा का 1/3 सदस्य के लिए निर्वाचन होगा। राज्यसभा के सदस्यों के निर्मित का क्रम, जो राज्यसभा आदेश है, वो 1952 द्वारा शासित होता है और ये आदेश राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा ही बना दिया था। अब बात आती है संसद के अधिकारी, पार्लियामेंट ऑफिसर्स जो हैं। देखो, संसद के हर सदन का अपना स्थापित करने वाला अधिकारी होता है या कर्मचारी वृद्धि कहते हैं उसको, ये होता है। ठीक है। लोकसभा का स्थापति करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, उसकी स्थिति वही है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर की होती है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। उसके साथ साथ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद के जीवन काल अपना पद जो है उनका वो धारण कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से अपना पूरा जीवन उसको दे देते हैं और उसमें उस जीवन काल में एक तरीके से निम्न रूप से इसको समाप्त कर दिया जाता है कि मतलब हो गया कि ठीक है, मैंने जीवन भर कसम खा ली, मैं इसको करूंगी, आप आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन उसको एक तरीके से समाप्त भी किया जा सकता है कि उसके सदन के सदस्य ना रहने पर। दूसरा, यदि वे अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करने पर। या तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पना द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर। ठीक है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरीके से हटाया भी जा सकता है। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष एक तरीके से सबसे पहले में यही लिखा जाएगा कि संसद जो है हमारी, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें स्पीकर है, अध्यक्ष है और मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री हैं, सभी हमारी काम करने के लिए, विधेयकों को पास करने के लिए, कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन लोगों की चेन जो बनी हुई है, अगर इनमें से कोई एक भी चेन टूट जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। और हमारी संसद जो प्रणाली है उसमें सुधार की आवश्यकता थोड़ी बहुत की गई है, जो कुलदीप नायर ने बात बोली थी उस चीज़ को देखकर। इस संबंध में सूचना माध्यमों की विशेष जिम्मेदारी है और भारतीय परिसंघ के मुख्य अर्थशास्त्री ओंकार गोस्वामी ने बिजनेस वर्ल्ड में इसका उल्लेख भी किया है। जितने दिन संसद का सत्र चले उसमें उपस्थिति नहीं होने वाली प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले अध्यक्ष या सभापति द्वारा डांटे वाले, मतलब एक तरीके से डांट
डांटा जो उन्होंने था, डांट दिया था, उनके सांसदों के नाम पर समाचार में प्रकाशित कर दिया गया था। एक तरीके से वही धमकी वाली बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि वो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो गई थी, छप गई थी, और जिससे संसद की भूमिका जो थी वो कम हो गई, और ये बताया गया कि इसमें थोड़े से चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका विधायिका है सेकेंड यूनिट में वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, और आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।